Good morning, everyone. Welcome back. Hopefully, you are doing good. You all are doing great. And हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। कुछ फ्यू टॉपिक्स अभी पेंडिंग है, जिसको आज हम लोग कोशिश करेंगे कि कंप्लीट करके ये चैप्टर पूरी तरीके से वाइंड अप कर दें। तो आज बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कोई बातें नहीं होंगी, कोई और डिस्कशन नहीं होगी। लेट्स कम टू द टॉपिक। ओके, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। देखो, एनबीएफसी को समझने के लिए सबसे पहले आप क्या होते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एक ऐसी कंपनी जो आपके बैंक्स के रिलेटेड काम कर रही है, बट एक्चुअली में बैंक नहीं है। एनबीएफसी बैंक्स, एनबीएफसी का काम भी होता है पैसे देना। बैंक्स भी पैसे दे रही है, एनबीएफसी भी लैंड कर रही है, बैंक्स भी लैंड कर रही है, एनबीएफसी भी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, बैंक भी इन्वेस्टमेंट कर रही है। डिफरेंस हुआ कि एनबीएफसी जो कर सकती है वो बैंक, सॉरी बैंक्स वो एनबीएफसी नहीं कर सकता है। देखो, इसके लिए 4 पॉइंट्स को बस याद रखो। पहली बात, जो आपकी बैंक्स होती हैं, वो एनबीएफसी होती है, वो डिमांड डिपॉजिट इशू नहीं कर सकती है। दूसरा, एनबीएफसी आपके चेक्स में इशू कर सकती है। तीसरा, एनबीएफसी आपके डीआईसीजी से इंश्योरेंस में इशू कर सकती है, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस इशू नहीं कर सकती है। एंड चौथा, वो आपका किसी भी तरीके से पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकती है, कि आप सेटलमेंट कुछ कर लो, इस तरीके के सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं हो सकती हैं। एक एक करके सबको समझते हैं एंड देन आगे बढ़ेंगे। देखो, पहली बात हमने कहा, एनबीएफसी जो है आपकी, वो डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। मतलब क्या हुआ इसका, कि डिमांड डिपॉजिट होता क्या है, पहले तो ये समझते हैं। डिमांड डिपॉजिट का मतलब हो गया, यानी जब कोई डिपॉजिटर अपना पैसा बैंक को दे और वो पैसा वो बैंक में से कभी भी विड्रॉ कर ले, यानी कि जैसे सेविंग अकाउंट्स, जैसे करंट अकाउंट, यानी आपने बैंक में पैसा डाला और जब आपका मन आया आपने बैंक से पैसा निकाल लिया। ऐसे ट्रांजैक्शन या इस तरीके के जो आपके डिपॉजिट्स होते हैं, वो एनबीएफसी नहीं कर सकती हैं। ठीक है। दूसरा, एनबीएफसी डिपॉजिट नहीं कर सकती हैं, उसी तरह एनबीएफसी जो है कैन नॉट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन देमसेल्फ। जैसे आप बैंक, नॉर्मली बैंक के पास जाते हैं, आपने किसी भी बैंक में ले लीजिए, एचडीएफसी ले लीजिए, एसबीआई ले लीजिए, आईसीआईसीआई ले लीजिए, कोई भी बैंक में आपने अकाउंट खुलवाया, वो आपको आपके नाम का चेक देती है कि जिसको आप इश्यू कर सकते हैं। एनबीएफसी क्योंकि आपसे किसी भी पर्सन से डिपॉजिट ही नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो वो चेक किस बात का देंगे। लिंक कर सकते हो कि वो एक तो डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर सकती, दूसरा चेक नहीं दे सकती। तीसरा पॉइंट, एनबीएफसी जो है वो आपकी डिपॉजिट नहीं कर सकती हैं इंश्योरेंस फ्रॉम डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, या जिसको हम कह सकते हैं डीआईसीजीसी, जो सिर्फ और सिर्फ बैंक डिपॉजिटर के पास अवेलेबल होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपका इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। सपोज करो, सिंपल सी बात समझो, क्योंकि बैंक एनबीएफसी डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर सकती है, अगर आप नॉर्मल किसी बैंक्स में हो और बैंक आपको पैसा नहीं दे पा रही है, क्या होता है जब आप सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करवाते हो, करंट अकाउंट ओपन करवाते हो, आपने अपना सपोज करो 4 लाख बैंक में डाला, फॉर एक्सवाइजेड रीजन बैंक को पैसा आपका नहीं दे पा रही, तो ये जो डीआईसीजीसी ये गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन है, वो उतना अमाउंट आपके लिए बैंक में अवेलेबल कराती है और आप पैसा वहां पे सेफ रहता है। इसीलिए जब भी कोई बैंक डूब रही होती है, कोई बैंकरप्ट हो रही होती है, बैंक वर्क नहीं कर पा रही, तो वहां पे भी लोगों का पैसा क्यों सेफ होता है, क्योंकि इस तरीके से इंश्योरेंस कंपनीज जो होती है, जो कंज्यूमर्स होते हैं बैंक्स के, उनका पैसा सेव करके, अब क्योंकि ऑब्वियसली एनबीएफसी डिपॉजिट नहीं कर रही है, उनके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जहाँ पे वो इस तरीके का इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर सके। फोर्थ पॉइंट है,
कंट्री का जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है उसका पार्ट नहीं बन सकती हैं। जो भी इंटायर इंफ्रा होता है, क्लियरिंग हाउस, आरटीजीएस, नेफ्ट, सेटलमेंट मैकेनिज्म, ये सब बैंक्स के पास है। एनबीएफसी इसका पार्ट नहीं बनती। तो एनबीएफसी करती क्या है, वो सिर्फ पैसा देगी। आप उसमें नेफ्ट का यूज नहीं कर सकते, आप इस तरीके के यूज उसमें नहीं कर सकते हो। आई होप ये आपके लिए क्लियर होगा। ठीक है, क्लियर है। तो एनबीएफसी का मेजर काम यही होता है। आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर था। अब हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं एंड अपने टॉपिक को कवर करते हैं। देखो, इसमें क्योंकि समझाने वाला बहुत चीज नहीं है, तो हम डायरेक्टली इसको मॉड्यूल से कवर करेंगे। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ये आपके इंटीग्रल पार्ट होती है फाइनेंशियल सेक्टर्स के, एंड ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इंडियन इकोनॉमी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा, एनबीएफसी की जब हम बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ कोर्स कंटेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, वो आपके प्रोफेशनल करियर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज कंपनी सेक्रेटरीज को एनबीएफसी में मिलती है, बहुत कंप्लायंसेस करनी पड़ती है एनबीएफसी में, जो कि सीएस के रोल के लिए बहुत बहुत एफिशिएंट है आगे। ठीक है। एनबीएफसी आपका जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है जो कि वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज देती है, प्रोडक्ट्स देती है, इंक्लूडिंग लोन देती है, इंश्योरेंस देती है। Asset management do not have a banking license. Unlike banks, NBFCs do not have the authority accept deposit from public. However, they can accept deposit from a group of individuals जैसे डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स और एलिजिबल कर सकती हैं, जनरल पब्लिक नहीं कर सकती हैं। अलग अलग तरीके की एनबीएफसी होती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग करके जाइएगा। ठीक है। एनबीएफसी are categorized in terms of liabilities into डिपॉजिट एंड नॉन डिपॉजिट। दो तरीके की एनबीएफसी होंगे, एक वो जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करे, एक वो जो नॉन डिपॉजिट एक्सेप्ट करे। मैम अभी तो आपने कहा डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, किस तरीके के डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकती है और किस तरीके की नहीं कर सकती, वो अभी आप लोगों को इसके इससे क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसको कैटेगराइज किया लाइबिलिटीज के बेस पे, डिपॉजिट टेकिंग होती है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग होती है। रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स के बेस पे आपकी स्किल बेस्ड रेगुलेशन इनटू एनबीएफसी बेस लेयर होती है, मिडिल लेयर एंड अपर लेयर होती है। ये अभी नई कैटेगरीज में दे दी गई है। बाय द काइंड ऑफ एक्टिविटी के बेस पे आपकी दे कंडक्ट एंड तीसरी होती है किस तरीके की एक्टिविटी। एक एनबीएफसी होती है जो आपकी डिपॉजिट एंड नॉन डिपॉजिट के बेस पे बनती है, एक एक्टिविटी आपकी लेयर्स के बेस पे बनती है। ये लेयर्स साइड होते हैं कितनी कैपिटल वहां पे चाहिए, कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट आपके एनबीएफसी के लिए, एंड तीसरी एनबीएफसी होती है आपकी जहां पे एनबीएफसी को प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके का काम वो करे। अब जो काम वो कर रही होती है उसके बेस पे भी उनकी कैपिटल डिसाइड होती है। सबसे पहले आपकी आती है इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। मींस कोई ऐसी कंपनी विच इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैरिंग ऑन इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एसेट फाइनेंस, प्रोवाइडिंग द फाइनेंस whether by making loans or advances or otherwise of any for any activity other than its own and the acquisition of security, and it's not in any other category of NBFCs as defined by RBI। ठीक है। एक ऐसी कंपनी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एंड इसका मेन प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, एसेट फाइनेंस है ना, यानी प्रोवाइड करना फाइनेंस, चाहे वो लोन के थ्रू हो या एडवांस के थ्रू या किसी भी तरीके से वो फाइनेंस दे रही है और किसी भी एक्टिविटीज के लिए, लेकिन वहां पे ओन या एक्वायर नहीं करती सिक्योरिटीज को। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी यानी कि इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी क्या होती है, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट्स के बेस पे कंपनी आपको जो है ये इन्वेस्टमेंट के बेस पे लोन्स दे रही होती है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी फुलफिल करते फॉलोइंग कंडीशन अगर एनबीएफसी असेट साइड the business of providing finance for housing constitutes at least 60% of total asset net off by intangible. Out of total asset net off by intangible, not less than 50% should be by way of housing. तो अगर कैसी एनबीएफसी जिसका 60% कम से कम जो है, जिसका फाइनेंशियल एसेट, एक ऐसी एनबीएफसी जिसका फाइनेंशियल एसेट जो है वो टोटल एसेट का 60% होना चाहिए।
इफ इट्स टोटल एसेट तो 60% फाइनेंशियल एसेट हो, एंड उस टोटल एसेट में से कम 50% ऐसा होना चाहिए जो हाउसिंग फाइनेंस के थ्रू अर्न कर रही हो। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है, यानी कि एनबीएफसी जो डिप्लॉय करती है कम से कम 75% टोटल एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स होती है। आईडी that means non-deposit taking NBFC which is permitted to refinance post commencement operations infrastructure projects that have completed at least 1 year of satisfactory commercial operations and financial tool operate transfer projects। देखो ये जितना है ना, ये आपको पूरा याद तो करना पड़ेगा बिकॉज इसमें आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते हो। फॉर इन्वेस्टमेंट, अच्छा ये इस तरीके से आ सकता है। अगर आता है आपको टाइप्स ऑफ एनबीएफसी, जरूरी नहीं है आप सारे लिखो, 4 से 5 एनबीएफसी के नाम लिख के आ जाओ, उसको डिफाइन करके आ जाओ, वो ठीक है। और जैसे ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, इसको पूरा हो सकता है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में आपका आंसर आ ही जाए। NBFCs carrying on a business of acquisition of shares and security which satisfy the following condition. Core investment, it holds 90% of its net asset in the form of investment in equity share। यहाँ पे 90% एसेट उसे किस फॉर्म में हो, इन्वेस्ट करके इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट और लोन्स में। इट्स इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स including compulsory convertible into equity share within a period of not exceeding 10 years from the date of issue in group companies and units of infrastructure investment trust only as a sponsor constitutes not less than 60% of its asset, provided that exposure of such CICs towards InvIT shall be limited to their holdings as sponsors and shall not at any point exceed the minimum holding of units and tenure prescribed in this regard by SEBI। So what they are saying, इन्वेस्टमेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज कौन सी होती है जहां पे 90% उनकी जो नेट एसेट्स होती है वो किस फॉर्म में हो, वो इन्वेस्टमेंट जो 90 यानी टोटल इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे उसका 90% जो है वो इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर के इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में होना चाहिए, डेट और लोन के फॉर्म में होना चाहिए ग्रुप कंपनीज में। दूसरा, इन्वेस्टमेंट जो इक्विटी शेयर्स हो रहा है, कंपनी जो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करी है उसमें जो इक्विटी शेयर्स उसमें कंपलसरी कन्वर्टेबल वाले इक्विटी शेयर्स भी इंक्लूडेड हो, जहां पे कम से कम, जहां पे मैक्सिमम 10 साल के लिए आप कन्वर्टेबल वाले जो इक्विटी शेयर्स होते हैं जो 10 साल के अंदर जिनको कन्वर्ट कराना होता है वो इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है। इन ग्रुप कंपनीज एंड यूनिट्स जो आपके इन्वेट यानी कि जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं उनमें भी एक आपके ऐसे ट्रस्ट बनाए जाते हैं जो बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं ऐसी कंपनीज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही होती है, तो उनमें भी इनको इन्वेस्ट करना होगा। प्रोवाइडेड एट एक्सपोजर जो होगा उन सीआईसीज का टुवर्ड्स इनविच शैल बी लिमिटेड टू द होल्डिंग एज स्पॉन्सर्स एंड शैल नॉट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो आपका जो मिनिमम होल्डिंग, देखो ये पढ़ लो क्योंकि ये बहुत ही डीप डाउन वाली चीज है, उसको आप समझते रहोगे जब आप इन रेगुलेशंस पढ़ोगे। ठीक है। Microfinance institutions, non-deposit taking NBFC, which has a minimum 75% of total asset deployed, कहाँ माइक्रोफाइनेंस लोन में। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी फैक्टर्स एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट जो कि प्रिंसिपल इंगेज है उस बिजनेस में फैक्टरिंग। मॉर्गेज गारंटी कंपनीज होती हैं, रजिस्टर एज अ मॉर्गेज गारंटी कंपनी विच प्राइमरीली ट्रांजेक्ट द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग मॉर्गेज गारंटी। Standalone primary dealers which have been granted authorization to undertake primary dealer activity as government security. Then we have a non-operative financial holding company, SC non-deposit taking NBFC जो referred की गई guidelines of license of new banks in private sectors में, which hold shares of banking company and shares of all other financial services companies into this group. Account aggregators होती हैं, 45 IA undertake the business of account aggregator for a fee or otherwise. Business of providing under a contract the service of retrieving or collecting such financial information pertaining to its customers. Peer to peer lending platforms होते हैं which carries the business of a peer to peer lending platform, that is act कर रही है as an intermediary जो कि provide कर रही है services of loan facilitation via online medium। बस इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं होगा, आपको सिर्फ इसमें एनबीएफसी के बारे में उसके नाम के बारे में याद रखना है, और ये जो मैंने भी आपको डिफरेंस बताया था इसके बारे में याद रखना और कुछ नहीं।
इसमें पढ़ने की ज़रूरत है। आराम से नाम याद रखो सारे एनबीएफसीज़ के एंड एनबीएफसीज़ क्या होती हैं एंड डिफरेंस। अब हम आते हैं बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट। ये भी इसमें भी मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया। जो कैपिटल मार्केट क्या होती है, ये हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। 2 तरीके के शेयर्स होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं? जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द प्रमोटर, वो होते हैं इक्विटी शेयर्स। और जब आप ऐसे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं कि जब कंपनी वाइंड अप होगी उस टाइम पे या डिविडेंड दिया जाएगा उस टाइम आप प्रेफरेंस दिया जाए, तो आप कौन से शेयर्स ले रहे होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स। डिफरेंस क्या होता है? जब आप एज एन इक्विटी शेयर होल्डर मार्केट में एंटर करते हो, किसी कंपनी में एंटर करते हो, तो आपको वहां पे डिसीजन मेकिंग राइट्स होता है। भाई आप कह रहे हो कि मैं प्रमोटर की तरह एंटर हो रहा हूँ, मैं कैपिटल की एक काइंड ऑफ कैपिटल लगा रहा हूँ कंपनी में। उससे क्या होगा? जब कंपनी बंद होगी, कंपनी को डिविडेंड मिलेगा, तो पैसा आपको लेटर एंड पे मिलेगा। पहले क्रेडिटर्स को दिया जाएगा, सबको दे दिया जाएगा, इन डिबेंचर होल्डर्स को दे दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी दे दिया जाएगा। जगह तो आपके पास आएगा। बेनिफिट क्या होता है? आपके पास वोटिंग राइट्स यहाँ पे अच्छे होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हर मैटर में वोटिंग राइट वोट्स नहीं कर सकते, बट ये बेनिफिट सिर्फ आपको मिला एज एन इक्विटी शेयर होल्डर कि आप कंपनी के हर एक मैटर पे जाके अपना वोट कास्ट कर सकते हो। ये ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं और कॉमन शेयर्स होते हैं, रिप्रेजेंट ओनर की कैपिटल इन द कंपनी। होल्डर्स ऑफ दीज शेयर्स आर द रियल ओनर्स होते हैं कंपनी के, एंड दे हैव कंट्रोल ओवर द वर्किंग ऑफ द कंपनी। रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ दीज शेयर डिपेंड किस पे करता है? कंपनी के प्रॉफिट पे। दे मे बी पेड हायर रेट ऑफ डिविडेंड इफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज हाई, और दे मे नॉट गेट एनीथिंग इफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज नॉट सफिशिएंट। मान लीजिए डिबेंचर होल्डर्स को दे दिया गया, क्रेडिटर्स को दे दिया गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दिया गया, अभी भी कंपनी के पास 80% प्रॉफिट बचा है, पूरा प्रॉफिट आपको दे देंगे उठा के। वही ऑपोजिट कंपनी ने 80% प्रॉफिट डिसबर्स कर दिया, अब सिर्फ 20% का अमाउंट बचा है, सिर्फ 20% बचे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कंपनी के पास आपको देने के बाद आपके लिए कुछ बचा ही नहीं, आप क्लेम नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी ही कंपनी है वो। कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ इक्विटी शेयर्स मेच्योरिटी के बेस पे होते हैं, कुछ क्लेम के बेस पे होते हैं, क्लेम ऑन असेट्स होता है कुछ का, लिमिटेड लाइबिलिटीज होती है, वोटिंग राइट्स होते हैं उस पे। An equity shares falling at maturity, equity shall remain with the company as long as the company, जो equity shares maturity के साथ होते हैं, वो तब तक रहते हैं जब तक कंपनी एग्जिस्ट करे। यानी जिस दिन कंपनी खत्म होगी उसी दिन आपकी शेयर होल्डिंग भी डाइल्यूट होगी, अनलेस आप जाके उसको खुद जो है सेल कर दो, तो एक अलग बात है। क्लेम ऑन इनकम, एज इक्विटी शेयर होल्डर्स इनका रेसिडुअल क्लेम होता है कंपनी की इनकम के ऊपर। दे हैव अ क्लेम ऑन द इनकम लेफ्ट आफ्टर पेइंग द डिविडेंड। इसमें भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले मिलेगा हमेशा। क्लेम ऑन असेट, ऐसे इक्विटी शेयर जिनका रेसिडुअल क्लेम होता है कंपनी के असेट्स के ऊपर। इन द इवन कंपनी जब लिक्विडेट होती है तो वो जाके कंपनी के असेट पे क्लेम कर सकते हैं। इफ देयर इज एनी बैलेंस लेफ्ट, तो वो कंपनी के assets पे भी क्लेम कर सकते हैं। वोटिंग राइट्स एंजॉय, इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय करते हैं बेनिफिट ऑफ वोटिंग राइट्स इन द मीटिंग ऑफ द कंपनी एंड हैव अ कंट्रोल ओवर द वर्किंग ऑफ द कंपनी। कंपनी के काम के ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, रियल ओनर्स होते हैं कंपनी के, बट उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है उनकी शेयर्स की वैल्यू तक। यानी अगर आपने 10,000 शेयर्स लिए, उतनी की लाइबिलिटी आपकी बनेगी। आपने अगर 4 लाख के शेयर्स लिए हैं तो 4 लाख तक की लाइबिलिटी बनेगी। ऐसा नहीं है कि 4 लाख से कोई आपसे डिमांड कर सकता है। एडवांटेज क्या होता है इक्विटी शेयर्स को? सिंपल सी बात है, परमानेंट कैपिटल देते हैं कंपनी को, कोई लाइबिलिटी नहीं होती टू रिटर्न देयर मनी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। कंपनी की एडवांटेज एंजॉय करती है, एक तो परमानेंट कैपिटल उनसे मिलता है, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर कंपनी ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। रेजिंग कैपिटल थ्रू इक्विटी शेयर इज कन्वीनियंट सोर्स ऑफ इनकम एज कंपेयर टू अदर सोर्स फाइनेंस लाइक डिबेंचर्स। एडवांटेज इन्वेस्टर के लिए क्या होते हैं? जैसे जैसे कंपनी की इनकम बढ़ेगी इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, बिकॉज रेट ऑफ डिविडेंड उनका क्या होता है? फिक्स नहीं होता है, एंड शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड एट हायर रेट इन बूम पीरियड दैट इंक्रीजेस द इनकम ऑफ द शेयर होल्डर्स। राइट टू ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द कंपनी, कंपनी के मैनेजमेंट पे इनके पास अच्छा राइट होता है। दे यूज देयर वोटिंग राइट्स एंड इलेक्ट करते हैं डायरेक्टर्स को कंपनी के टू मैनेज अफेयर्स। मार्केट प्राइस जो होता है इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, सो दे टेक इंटरेस्ट इन द कंपनी की एक्टिविटी में, वो इंटरेस्ट भी लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या होती है कंपनी के लिए? इक्विटी डिविडेंड पेड टू द शेयर होल्डर्स आउट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स, एंड दीस डिविडेंड्स आर नॉट टैक्स डिडक्टेबल। कंपनी के लिए क्या नुकसान है? जो डिविडेंड पे किया जाता है वो
टैक्स प्रॉफिट में से होता है, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में से होता है, एंड डिविडेंड में से आपका टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता है। The equity share capital has the highest specific cost of capital among all sources. New issue of equity capital reduced with the earning per share because the increase in number of equity, there must have an adverse effect which is the price के ऊपर. If company gets whole equity capital to equity share, then the equity shareholders are not able to get advantage of trading on equity, and equity shares irredeemable होते हैं. अगर company faced with the situation of over capitalization, it is difficult to remove its because it is not possible to decrease number of equity when it's with preference shares. डिसएडवांटेज इन्वेस्टर्स के लिए रेट ऑफ डिविडेंड क्योंकि फिक्स नहीं होता है तो देर से लेस प्रॉफिट फ्यूअर डिविडेंड ही मिलेगा उन्हें। इनकम जो होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स की नॉट ओनली इरेगुलर बट ऑल्सो अनसर्टेन भी होती है। रिसेशन के टाइम पे प्राइस इक्विटी शेयर होल्डर्स के फॉल कर जाते हैं हेंस रिजल्टिंग इन द कैपिटल लॉस, एंड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन इनको सबसे लास्ट में पैसा मिलता है जब बैलेंस में कुछ बच जाता है तब। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इनको क्या कहते हैं, शेयर विच कैरीज प्रेफरेंशियल राइट एज टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट आइदर फ्री ऑफ और सब्जेक्ट टू द इनकम टैक्स एंड एज द पेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन। सिंपल सी बात है, जिनको प्रेफरेंस, ऐसे शेयर होल्डर्स जिनको प्रेफरेंस दी जा रही है, इनके केस में डिविडेंड का रेट भी फिक्स होता है, जब कंपनी लिक्विडेट होती है इनको प्रेफरेंस दिया जाता है, डिविडेंड में भी इनको प्रेफरेंस दिया जाता है। सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास सर्टेन प्रेफरेंसेस होते हैं एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। देखो इतना इजी कॉन्सेप्ट है और इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मैं बहुत ज्यादा इसमें डीप डाउन नहीं जा रही, इसमें मैं आप लोगों को हाईलाइट के बारे में पढ़ते चलूंगी, इट्स मोर देन इनफ। और अगर फिर भी कंफ्यूजन होता है आप लोगों को तो आप लोग मुझे बताना, मैं एक प्रॉपर और डिटेल लेक्चर आपको अलग से बना के प्रोवाइड कर दूंगी। और अभी मेरे अकॉर्डिंग इसमें इतना डीप डाउन जाने क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर लिया है सारी चीजें, बट स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन प्लीज लेट मी नो। फर्स्ट प्रेफरेंस इज फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सेकंड प्रेफरेंस इज फॉर द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। फीचर्स क्या होते हैं, हाइब्रिड सिक्योरिटी होती है, क्लेम होता है इनकम पे, क्लेम होता है असेट पे, वोटिंग राइट्स होते हैं। हाइब्रिड सिक्योरिटी का मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है डेट की एंड सम ऑफ द इक्विटी, यानी डेट एंड इक्विटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला के ही बना होता है। क्लेम ऑन इनकम, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पेबल होता है प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर, प्रायर क्लेम होता है इनके पास। क्लेम ऑन असेट्स, कोई सरप्लस असेट्स पे क्लेम नहीं होता है, नो राइट इन द सरप्लस ऑफ द कंपनी। Voting right, do not have any voting right to participate in the management of the company. What are the advantages to the company? कोई कोलेटरल या मॉर्गेज नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल कंपनी को, कॉस्ट कैपिटल की और प्रेफरेंस शेयर इज लेस देन इक्विटी। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैव एडेड एडवांटेज ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल wherever there are surplus funds with the company, and fixed rate of dividend is payable on preference shares, so the company has fixed financial commitment. इन्वेस्टर्स के लिए एडवांटेज, रेगुलर फिक्स इनकम होती है, superior security over equity shares, preferential rights देते हैं, although preference shares have no carry no voting right, the holder of such share can vote on matters directly affecting जो उनके राइट्स को डायरेक्ट अफेक्ट कर रहा है वहां को वोट भी कर सकती है। डिसएडवांटेज क्या होती है, एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ इनकम होती है कंपनी के लिए, कंपनी अर्निंग रिटर्न if the company is earning return less than the cost of preference share capital, then it will decrease earning per share. Although कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता है कंपनी पे डिविडेंड पे करने का, yet frequent delays with नॉन पेमेंट एडवर्सली अफेक्ट कंपनी की पोजीशन को। डिसएडवांटेज इन्वेस्टर्स के लिए, प्रेफरेंस एज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑर्डिनरी डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है प्रेफरेंस इज यूजुअली एज कंपेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स लोअर होता है। Preference shareholders does not have any charge on the asset of the company, and in case of winding of company, इनको भी मिलेगा, only get the invested value इनको मिलेगा, they cannot participate in surplus। अलग अलग तरीके क्योंकि हमारे प्रेफरेंस शेयर होते हैं क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जहाँ पे डिविडेंड एक्यूमुलेट होता है एंड देयरफॉर पेड बिफोर एनीथिंग पेड टू इक्विटी। नॉन क्यूमुलेटिव, इफ कंपनी डज नॉट पे डिविडेंड इन करंट ईयर, क्लेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इज लॉस्ट टू दैट एक्सटेंट। क्यूमुलेटिव में क्या होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करने से पहले आपको मिलते हैं। नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होगा, अगर इस साल आपको डिविडेंड नहीं मिला अब आपको आगे भी नहीं मिलेगा। कन्वर्टेबल, वो शेयर्स जिसको आप आगे चल के कन्वर्ट कर सकते हो, ऑप्शन होता है राइट, they can be converted into ordinary equity shares at some agreed terms and condition. Non-convert does not have an option to convert. Participating, non-participating shares has an additional benefit of participating in surplus profits or surplus assets.
नॉन पार्टिसिपेटिंग जहाँ पे उनके पास सरप्लस एसेट एंड सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता है। रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल ऐसे शेयर जो एक मैच्योरिटी के बाद रिडीम हो जाते हैं, यानी उनको वापस ले लिया जाता है और आपको पैसा दे दिया जाता है। नॉन रिडीमेबल जो कि आपके रिडीमेबल होते हैं, डू नॉट हैव एनी मैच्योरिटी डेट एंड मे बी रिडीमेबल ओनली जब कंपनी वाइंड अप होगी, जैसे आपके इक्विटी शेयर्स की तरह। देन वी हैव आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिबेंचर्स, अगेन इंपॉर्टेंट। डिबेंचर्स क्या होते हैं? एक तरीके के देखो, क्रेडिटर होते हैं ये कंपनी के। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है इनको, इंटरेस्ट जो भी ड्यू होता है डिबेंचर्स पे चार्ज ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी एंड डिबेंचर्स जनरली गिवन अ फ्लोटिंग चार्ज ओवर द कंपनी। यानी ये एक तरीके के कंपनी के लिए क्रेडिटर्स होते हैं, ये एक तरीके से कंपनी को पैसा दे रहे होते हैं, कंपनी इनसे पैसा लेती है और इनको इंटरेस्ट के फॉर्म में इनका पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस करती है, ठीक है। फ्लोटिंग चार्ज होता है इनका कंपनी के ऊपर। फीचर्स, मैच्योरिटी की बात करें अगर, लॉन्ग टर्म फंड्स देते हैं कंपनी को एंड दे मैच्योर ऑफ दे मैच्योर आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड। क्लेम ऑन इनकम, a fixed rate of interest पेबल होता है डिबेंचर्स के ऊपर। अनलाइक शेयर्स कंपनी के पास लीगल ऑप्शन ऑब्लिगेशन होता है, इनके पास जिम्मेदारी होती है कंपनी की, इनका पैसा तो कंपनी को देना ही देना है। asset in respect, even in respect of claim on asset, debenture holders have priority claim of the asset of the company। सिर्फ इस बात है, आपको कोई अगर लोन दे रहा है तो भैया आपको पहले उनका पैसा तो चुकाना ही पड़ेगा। वोटिंग राइट्स भी इनके पास नहीं होते हैं, सिंस डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स एंड आर नॉट ओनर, दे डू नॉट हैव एनी कंट्रोल। लेकिन जहाँ पे इनके राइट्स इफेक्टिव हो रहे होते हैं वहां पे इनकी वोटिंग राइट्स होती हैं। कंपनी के लिए एडवांटेज, रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर्स यूजुअली लोअर होता है, अगर आप डिविडेंड के कंपैरिजन में देखोगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस होता है, यानी अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है तो आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, विच लोअर्स डाउन योर प्रॉफिट। Debentures have no voting rights, so they cannot be dilution of control. Company can trade on equity by mixing debentures in its capital structure and thereby increase हो सकती है अपनी earning per share को। Debentures hedge देते हैं against the inflation because the interest payment as well as principal repayment is fixed in monetary terms. Investors के लिए क्या advantage है? Safer source of income होता है investors के लिए। Issue होते हैं against security, so they are safe of course. The payment date of debenture is fixed at the time of issue of debentures and interest of debenture holders are protected by various provision of debenture trustee. Disadvantage company के point of view से, क्योंकि फिक्स इंटरेस्ट चार्ज होते हैं, रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑन मेच्योरिटी आर लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी, तो ये एक उनके लिए डिसएडवांटेज है। डिवेंचर फाइनेंस रिड्यूस करता है क्रेडिट स्टैंडिंग कंपनी की, बैंक अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अनफेवरेबल एटीट्यूड देती हैं कंपनीज को, जो कैपिटल स्ट्रक्चर इज फ्लोटेड विद डिवेंचर्स। यूज ऑफ डेट फाइनेंसिंग यूजुअली इंक्रीज होता है रिस्क परसेप्शन को भी, एंड कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस थ्रू डिवेंचर्स आल्सो हाई, कॉस्ट ऑफ हाई स्टैम्प ड्यूटी, वहां पे ट्रस्ट शीट एग्जीक्यूट करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है एंड स्टैम्प ड्यूटी बहुत हाई होती है। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएडवांटेज, वोटिंग राइट्स नहीं होता पहली बात। दूसरा, डज नॉट हैव एनी राइट टू क्लेम इन सरप्लस ऑफ असेट। डिबेंचर्स इन द मार्केट फ्लक्चुएट विद द चेंज इन द इंटरेस्ट रेट एंड अनसर्टेनिटी अबाउट रिडेम्पशन के बारे में भी अनसर्टेनिटी होती है। टाइप्स के बारे में बात करें, कन्वर्टिबिलिटी के बेस पे हमारे पास नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं। वो डिबेंचर्स जो अपने कैरेक्टर को रिटेन करते हैं, रिटेन द डेट कैरेक्टर फॉर द होल ऑफ द टेन्योर एंड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, देन पार्शियली कन्वर्टेड, जहां पे एज अ नेम सजेस्ट अ सर्टेन पोर्शन डिबेंचर्स पार्शियली कन्वर्ट हो जाता है इक्विटी में। फुल्ली कन्वर्टेबल जो पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑप्शनली जहां पे आप ऑप्शन दिया जाता है इशू के टाइम पे कि आप चाहो तो एक टाइम के बाद इसको इक्विटी में कन्वर्ट करवा लो। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, वो होते हैं जिन पे सिक्योरिटी रखी जाती है एंड वो होते हैं जिन पे सिक्योरिटी नहीं रखी जाती है, यानी जहाँ पे चार्ज क्रिएट किया जाता है, जहाँ पे चार्ज क्रिएट नहीं किया जाता है। देन वी हैव अ टेन्योर के बेस पे वो डिबेंचर्स जो एक फिक्स टर्म के लिए इशू होते हैं और वो जो लाइफ टाइम के लिए इशू होते हैं, एग्जैक्ट टर्म के लिए, एंड डेट बाय विच द इशूअर इज बाउंड मस्ट रिपे द डेट इन फुल। इररिडीमेबल डिबेंचर्स जो होते हैं वो आपके नॉट फिक्स्ड टाइम फॉर द इशूअर टू रिपे द अमाउंट, वहां पे इशूअर को रीपे अमाउंट रिपे करने का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन के बेस पे रजिस्टर्ड डिबेंचर्स होते हैं, यानी कि जहाँ पे नेम उस पर्टिकुलर पर्सन का whose name appears in the debenture certificate and who is registered by the company as holder on the register of debenture holder. And bearer debentures are on the other hand are made to of the bearer and a negotiable instrument की तरह वो होते हैं कि इशू किसी के नाम पे होते हैं, यूज कोई और कर सकता है। कैपिटल स्ट्रक्चर खत्म, कुछ नहीं था, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिवेंचर होल्डर्स, बस। कोई कंफ्यूजन हो प्लीज लेट मी नो।
इसका आपको बेटर इसको और हम डिटेल लेक्चर्स में प्रोवाइड कर सकते हैं, बट यहाँ पे आई गेस इनफ है आपका एग्जाम्पल। मुझे सिर्फ मैंने मॉड्यूल्स उसको कवर करवाया और हाईलाइट करवा दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लास्ट हमारा टॉपिक आता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ये एक ऐसे इंटरप्राइजेस होती है जो कि आपका इमर्स्ड होती है हाईली वाइब्रेंट एंड डायनेमिक सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। बेसिकली एमएसएमईज वो होती है जो छोटी छोटी कंपनीज होती है जिनके लिए गवर्नमेंट अलग अलग तरीके की स्कीम्स लेके आती है, बेनिफिट्स लेके आती है। दो कंपनीज आता है एमएसएमई। MSME governed होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट। क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया हैव इवॉल्व्ड ओवर टू द बेटर अकोमोडेट मॉडर्न बिजनेस रियलिटीज। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हम कैरेक्टराइज करते हैं बाय स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। माइक्रो एंटरप्राइज उन कंपनीज को कहेंगे जहां पे प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ से ज्यादा की नहीं होता है। एनुअल टर्नओवर 10 करोड़, यानी एक ऐसी कंपनी जिसका जो सालाना टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज्यादा की नहीं है और जिसने इन्वेस्टमेंट जो अपने प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में की है 2.5 करोड़ से ज्यादा की नहीं। ऐसी कंपनी माइक्रो एंटरप्राइजेस में आती है, यानी उन कंपनीज को हम मानते हैं कि वो इकोनॉमी में छोटी कंपनीज है। स्मॉल कंपनीज प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 25 करोड़ से ज्यादा का ना हो एंड टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा का ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट लिमिट्स है, 100% क्वेश्चन में आने के चांसेस है। लिमिट्स को याद रखिएगा, लिमिट। ठीक है, तो स्मॉल कौन सी होगी? एक ऐसी कंपनी जो हमने प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट करेगी 25 करोड़ तक का करती है एंड टर्नओवर जिनसे 100 करोड़ तक का होता है। एंड मीडियम वो होती है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट 1 से 25 करोड़ तक की होती है एंड उनका टर्नओवर 500 करोड़ तक होता है। मैम इसके बाद की कंपनी लार्ज एंटिटीज में आ जाती है और उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उनको जो मैनेज करने का तरीका होता है, सब कुछ अलग हो जाता है। यानी वो कंपनी जो कंट्री में 500 करोड़ तक का सालाना टर्नओवर कमा रही है वो ही एमएसएमई में आ सकती है। ठीक है, देन वी हैव अ कैसे एमएसएमई हम लेते हैं? एमएसएमई को लेने के लिए हमें उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाना होता है। एक पोर्टल होता है हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन का, जहां पे हम जाके अपनी कंपनी को अंडर एमएसएमई रजिस्टर करवा सकते हैं। यानी ये 1 जुलाई 2020 को ये लॉन्च हुआ था उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जो कि एक हाइब्रिड प्लेटफॉर्म देता है। आप अपनी इंटरप्राइज को अक्रॉस इंडिया रजिस्टर करवा सकते हैं एमएसएमई के लिए। एंड पोर्टल encourages enterprises previously registered under the उद्योग आधार memorandum and enterprise memorandum to migrate to this new system. It offers free paperless and self-declaration based registration process in a significant step toward the integrating informal micro enterprises into the formal economy. Government introduced करते उद्यम assets प्लेटफॉर्म ऑन 11 नवंबर। ओके, इतना है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव एमएसएमई, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्कीम्स लेके आती है। देखो एमएसएमई कंपनीज को क्या फायदा मिलता है, क्योंकि देखो ये कंपनीज बहुत छोटी कंपनीज होती हैं, इन कंपनीज के पास बहुत ज्यादा फंड्स नहीं हो सकता। तो जैसे जो माइक्रो में आते हैं उनके पास बहुत ही कम फंड्स होता है, तो मीडियम एंड स्मॉल में थोड़ा बहुत फंड्स होता है। तो गवर्नमेंट इन कंपनीज को बढ़ावा देने के लिए, इन कंपनीज को और आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके की स्कीम्स लेके आती है, जहाँ पे ये कंपनीज अपनी एंटिटी को पहले तो एमएसएमई पोर्टल पर रजिस्टर करवाते हैं और फिर जाके वो इन स्कीम्स का बेनिफिट अपने लिए ले सकते हैं। जैसे द एफर्ट रेंज फ्रॉम फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, प्रोक्यूरमेंट पॉलिसीज टू कैपेसिटी बिल्डिंग, मार्केट इंटीग्रेशन की इनिशिएटिव जो अभी तक गवर्नमेंट ने लिया है। उद्यम रजिस्ट्रेशन इनटू पोर्टल, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, पीएम ईजीपी स्फूर्ति, पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी, तरीके की गवर्नमेंट की स्कीम्स है जहाँ पे दिस एंटिटीज इन स्कीम्स के थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड अदर बेनिफिट्स ले सकती हैं जो इनके ऊपर एलिजिबल हैं। तो ये स्कीम आप पढ़ लेना थोड़ा बहुत। ठीक है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज क्या है एमएसएमई के लिए, डिजाइनिंग पॉलिसी ऑफ एमएसएमई, फ्यूचर ग्रोथ के लिए कैसे एमएसएमई को आगे बढ़ाएं, डिजाइनिंग पॉलिसी उसके बारे में बात करती है। ठीक है, विद दिस हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। ये सिर्फ देखो, ये सिर्फ रीड करने वाली चीजें, आप चाहो तो उसको रीड कर लो, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रीड कर लो। टू एड्रेस दिस इश्यू रिपोर्ट, the report outlines a comprehensive policy framework targeted investment across 6 priorities: tailored financial solution, introduction to a working capital financial scheme linked to turnover of 5 CR, credit facility देती है at market rate, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन इंडस्ट्री 4.0, ये आपका जो है टेक्नोलॉजी सेंटर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करती है। आर&डी प्रमोशन, आर&डी में हेल्प करती है। किस तरीके से अलग अलग तरीके के प्रायोरिटीज एरिया बने हुए जहाँ पे वो प्रायोरिटीज के बेस पे वो लोग काम करते हैं और एमएसएमई को हेल्प करते हैं। ओके, सो विद दिस हमारा चैप्टर नंबर 4 वाइंड अप हो चुका है। आई होप को ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा एंड यू हैव एनी कंफ्यूजन
तो प्लीज बताइए, हम लोग उसको और अभी क्योंकि रिवीजन लेक्चर्स भी आएंगे तो रिवीजन में भी आप लोग उसको बेटर तरीके से कवर कर सकते हो, इसलिए वो इतने डिटेल लेक्चर्स नहीं होंगे, but we will try to complete each and every topic over there also. And with this, I'm signing off for today. And कल हम लोग चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 5 में से कोई एक चैप्टर कवर करेंगे, एंड विद इन अ वीक हमारा इकोनॉमिक्स पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, एंड एनी और फिर हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट की तरफ मूव ऑन करेंगे. सो लेट्स फाइंड इट फॉर टुडे.